सुषमा स्वराज जी। अध्यक्ष जी, विश्वास का जो प्रस्ताव भारत के नए प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल जी ने अभी सदन में चर्चा के लिए रखा है, मैं अपनी पार्टी की ओर से उसका विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। अध्यक्ष जी, परसों जी टीवी पर मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें आपने ये कहा कि 11वीं लोकसभा जिसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है वो सबसे ज्यादा संख्या में विश्वास मत लाने के लिए चर्चित होगी। वो बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष जी, आज तक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो हुआ देश में 5-4 इसी संसद में बिल्कुल सही कह रहे हैं अध्यक्ष जी, वास्तव में देश का कोई पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए इस सरकार ने विश्वास प्रस्तावों का सीरियल बनाने का फैसला किया है जिसका तीसरा एपिसोड आज हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी पूर्व सूचना मंत्री और आप भी। अध्यक्ष जी, अभी विश्वास मत रखते हुए अपने पहले वाक्य में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं आने वाले दिनों की कुछ बात कहूं तो अच्छा होगा। आने वाले दिन की बात तो हमने सुनी गुजराल जी, लेकिन कुछ बीते हुए दिनों की भी बताते तो ज्यादा अच्छा होता। ये सरकार आगे क्या करेगी ये तो हम सब देखेंगे, लेकिन ये सरकार अस्तित्व में कैसे आई जरा इसकी भी दास्तां सुनाते तो अच्छा होता। अध्यक्ष जी, गए 10 दिनों में इस देश के राजनीतिक रंगमंच पर जो कुछ घटा है वो बेहद शर्मनाक है। वो 10 दिनों का इतिहास धोखाधड़ी और बेवफाई का इतिहास है। जो मंत्री आज इस तरफ बैठे हैं, अध्यक्ष जी, आज से 10 दिन पहले जब विश्वास प्रस्ताव यहां रखा गया था, जिस समय वो प्रस्ताव रखा जाना था, मैं सदन में प्रवेश कर रही थी, मुझसे बाहर एक पत्रकार ने पूछा, सुषमा जी आज क्या होगा? तो मैंने कहा होगा क्या, या इस सरकार की जान जाएगी या नाक जाएगी। लेकिन उस दिन मैंने ये कल्पना नहीं की थी कि इस सरकार की एक दिन जान जाएगी और दूसरे दिन नाक भी जाएगी। जो सरकार 11 अप्रैल को गिरी, आज वही सरकार अपनी प्रतिष्ठा धूल में मिलाकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की दुनिया में जग हंसाई करवाकर खिल्ली उड़वाकर पुनर्जीवित हो रही है। वो मंत्री जो 10 दिन पहले इसी सत्र में, इसी सदन में देवे गौड़ा के साथ जीने मरने की दुहाई दे रहे थे, आज वो सभी गुजराल जी के नेतृत्व में वापस इस तरफ बैठे हैं। उसकी कार्रवाई केवल आपने और मैंने नहीं सुनी थी, केवल इस सदन के सदस्यों ने नहीं सुनी थी, दूरदर्शन पर उस कार्रवाई का सीधा प्रसारण हुआ था, देश के करोड़ों लोगों ने उसे देखा था। यहीं बैठे हैं रामविलास पासवान, कितना गरज कर कहा था, कहते हैं ये कांग्रेसी नेता बदल दो। क्यों बदल दे नेता? नेता कोई मजाक की चीज है? ये मेरे पास रामविलास पासवान के भाषण की प्रति है, मैं अपने मन से नहीं इनका एक एक वाक्य बोलकर सुनाना चाहती हूँ। कहा था रामविलास पासवान ने 11 अप्रैल 1997 को दोपहर के 4:12 पर जब आप इस सदन में खड़े हुए थे, तो रामविलास जी आपने कहा था, देश का प्राइम मिनिस्टर क्या कोई मजाक होता है? ये नेता का पद है। पार्टी क्या चीज है? जब मन में आए नेता बदल दो, जब मन हो प्रधानमंत्री को बदल दो। देवे गौड़ा जी प्रधानमंत्री हैं, वे यूनाइटेड फ्रंट के लीडर हैं। कोई नेता है जो ये कहे कि देवे गौड़ा जी के खिलाफ कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना कि देवे गौड़ा को बदला जाना चाहिए, नेता को बदला जाना चाहिए। क्यों बदला जाना चाहिए? ये प्रश्न किया था इन्होंने कांग्रेस के साथियों से। मैं पूछना चाहती हूँ, आज आप जवाबदेह हैं इस बात के लिए? इस सदन के पटल पर कोई बात ऐसे ही नहीं कह दी जाती। आज पूरा सदन जानना चाहता है आपसे कि जब तक देवे गौड़ा के साथ आपकी रेल ठीक ठाक चल रही थी, आप उस रेल में बैठे रहे,
और जैसे ही केसरी ने जंजीर खींच के ट्रेन रोकी, आप बदल करके फटाक से गुजराल की रेल में बैठ गए। क्या कारण है? आज इस बहस रहा। एक सेकंड देंगे, एक मिनट बात जी, एक मिनट बोलिए बोलिए। मैं आप सुषमा जी क्या कहना चाहती हैं कि कल यदि अटल जी के बदले में वहाँ क्या कहते हैं कि मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी आ जाए तो आप पार्टी छोड़ देंगी? कभी सदन में ऐसा नहीं होगा, सदन में ऐसा नहीं होगा। ये देश के साथ मजाक किया है आपने। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी प्लीज। नहीं ऐसा नहीं। एक रामविलास पासवान क्या, ये अगली बेंचेस पर बैठे हैं श्री इंद्रजीत गुप्त। उस समय के गृह मंत्री, इस बार तो पता नहीं पोर्टफोलियो क्या होगा, स्वयं होम छोड़ना चाहते। नाम जरूर है गुप्त, लेकिन अपने मनोभावों को गुप्त नहीं रख सकते। जो मन में होता है वो बाहर बोलते हैं। उस दिन कांग्रेस को कोसने में सबसे ज्यादा आगे बढ़े थे गुप्त जी। ये उनके भाषण की प्रति मेरे पास है। रात को 9:18 पर भाषण शुरू ही किया था आपने इससे। अध्यक्ष जी, ये गुप्त जी की बात है, वर्बेटिम लिखी हुई। दिस गवर्नमेंट इज गोइंग नाउ, दिस मिनिस्ट्री हैज बीन किल्ड बाय द सेंसलेस irresponsible action of the Congress party. Its leadership has killed this ministry, killed this experiment. So the blood of the United Front ministry is on their head. They will have to pay for it. मैं पूछना चाहती हूँ इंद्रजीत गुप्त जी, क्या आज आप उन्हीं कातिलों से मिल गए? Have you colluded with these killers now? ये आज नहीं मिले अध्यक्ष जी। इनकी कलाबाजी की भनक तो हमें उसी दिन लग गई थी जिस दिन अखबार में बयान निकला था इंद्रजीत गुप्त जी का कि इस संकट को पैदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं, देवेगौड़ा जिम्मेदार है। इन्होंने कहा था 140 सदस्यों की पार्टी की उपेक्षा और तिरस्कार करके आप कैसे सरकार चला सकते हैं। उस दिन जो शक हुआ था, आज वापस इस कुर्सी पर इन्हें बैठा हुआ देखकर हमारा शक सच में बदल गया है। और मैं एक एक मंत्री की बात क्या कहूं, स्वयं प्रधानमंत्री बैठे हैं इंद्र कुमार गुजराल जी। जाते जाते आपसे देवेगौड़ा ने सवाल किया था, उन्हें आभास हो गया था कि ये लोग केवल इस सदन के भीतर साथ दे रहे हैं, बाहर जाते ही पीठ में छुरा भोंकने का काम करेंगे। इसलिए उन्होंने फ्लोर पर कमिटमेंट लिया था, जाते जाते नसीहत दी थी और प्रश्न भी किया था। ये देवेगौड़ा जी की जो रिप्लाई का भाषण है उसकी प्रति मेरे पास है। रात को 10:30 बजे भाषण समाप्ति की ओर था। देवेगौड़ा कह रहे थे, a prime minister of this country, whoever it may be, when once the honor and dignity of that office goes, should not continue to as a prime minister under the mercy of anybody. What is that? We have to discuss again. With what courage do you want to go outside, Shri Gujral? Somebody wants to name you. You are the senior most leader, I accept, but not under this circumstance. And the Minister of External Affairs I.K. Gujral, उन्होंने सिर हिलाकर सहमति नहीं दी थी, उन्होंने बोलकर कहा था, I fully agree with you, मैं पूर्ण तरह आपसे सहमत हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ गुजराल जी, क्या आज भी आप उनसे सहमत हैं? क्या आप उन्हीं लोगों के रहमो करम पर दोबारा प्रधानमंत्री बनकर नहीं आए हैं जिन्होंने 1 सप्ताह पहले आप ही के नेता देवेगौड़ा के साथ ही हश्र किया? अध्यक्ष जी, सच तो ये है, इस सरकार के निर्माण की कहानी इंसानी रिश्तों के घटियापन की कहानी। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि इस कहानी के चरित्र कल्पित नहीं है, इमेजिनरी नहीं है। किसी फिक्शन राइटर ने ये उपन्यास नहीं लिखा है। इस रंगमंच पर खेलने वाले पात्र इस देश के वो महान राजनेता हैं जो अपने आप को इस देश का कर्णधार कहते हैं, जो अपने आप को इस देश के उज्जवल भविष्य का रक्षक कहते हैं। ये 10 दिनों में ऐसा उपन्यास रचा गया है अध्यक्ष जी, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा था। Where everybody was cheating everybody. जहां बेवफाई की कलम से ऐसी कलयुगी रामायण रची गई थी, जहां लक्ष्मण ने ही राम का राज लपक लिया। ये रामायण केवल यहाँ रची जाती है। और जब
अखबारों में ये खबरें आती थी, मेरे मुंह से केवल 2 पंक्तियां निकलती थी जो शायद अगर देवे गौड़ा हिंदी समझते तो बोल सकते थे कि दोस्तों ने दोस्ती में इस कदर की दुश्मनी, दुश्मनों की दुश्मनी का सब गिला जाता था। गुजराल जी, इस पृष्ठभूमि के साथ जो सरकार आई है वो देश का क्या भला करेगी, ये प्रश्न मेरे सामने है। जहां तक आपका व्यक्तिगत ताल्लुक है, आप बजाते खुद एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, और लाख लालू कहें आप पटना के निवासी हैं, मुझे गर्व है आप मेरे संसदीय क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ने देश को प्राइम मिनिस्टर दिया है, लेकिन आपके इस पद को ग्रहण करने पर मुझे खुशी कम और चिंता ज्यादा सता रही है, क्योंकि आप ऐसी बेड़ियों में जकड़े हुए प्रधानमंत्री बने। आप जिस यूनाइटेड फ्रंट के लीडर हैं, वो यूनाइटेड फ्रंट कोई कोहेसिव यूनिट नहीं है, वो एक चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह, जिस चक्रव्यूह में सबसे पहले राजनीतिक दल हैं, 1-2 नहीं, पूरे 14। उसके बाद उस यूनाइटेड फ्रंट में 2 फ्रंट और हैं अध्यक्ष जी, एक फेडरल फ्रंट, एक लेफ्ट फ्रंट, और उसके बाद ऊपर है यूनाइटेड फ्रंट, और उस यूनाइटेड फ्रंट के ऊपर कांग्रेस से बात करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी। आपकी तो हालत ऐसी है गुजराल जी, जैसे संयुक्त परिवार की एक बहू होती है जिसके 1 दर्जन सास ससुर होते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मगर अच्छा कहलाने के लिए उस बहू को सबको खुश रखना पड़ता है। मुझे तरस आता है, आपने ये रोल लिया क्यों? ये भूमिका आप कैसे निभा पाएंगे? आप जानते हैं पॉलिटिकल फ्रंट पर आप प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के बीच उलझे हुए प्रधानमंत्री। आपका एक पार्टनर चाहता है इनको फंसाओ, आपका दूसरा पार्टनर चाहता है अपने आप को बचाओ, और दोनों ने अपनी अपनी उम्मीद रखकर आपको चुना है, और दोनों की उम्मीदों पर आपको बहुत जल्दी खरा उतरना है। आप कैसे उतर पाएंगे? एक तरफ आपसे कहा जाएगा बोफोर्स की जांच जल्दी करवानी है, दूसरी ओर आपसे कहा जाएगा 10 जनपद पर आंच नहीं आने देनी है। एक तरफ आपको देवे गौड़ा की धमकी से डरना है, खबरदार अगर कांग्रेसियों के केस वापस लिए तो, और दूसरी तरफ आपको केसरी और नरसिंह राव जी को खुश रखना है। एक तरफ आपको चतुरानंद मिश्र का दबाव मानना है, दूसरी तरफ आपको अपने अध्यक्ष और आपके किंग मेकर लालू प्रसाद यादव की प्रतिष्ठा को बचाना है। आप कैसे कर पाएंगे ये? आप कैसे कर पाएंगे ये? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आर्थिक फ्रंट पर भी बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या बोला? प्लीज, क्या बोला? प्लीज ऑर्डर प्लीज। आर्थिक फ्रंट पर भी ऑर्डर प्लीज, प्लीज। यस अध्यक्ष जी, आर्थिक फ्रंट पर भी ऐसी ही दुविधा का सामना करना हो। कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाएंगे। अरे आर्थिक नीतियां तय करते समय आपको सोमनाथ दा और मनमोहन सिंह को साथ लेकर चलना, आपको वेस्ट बंगाल और वर्ल्ड बैंक दोनों का ध्यान रखना। इन बेमेल बातों में आप कैसे मेल बिठा पाएंगे? शायद आपको एक खुशफहमी है कि कांग्रेस अभी अभी समर्थन वापस करने का भूल कर चुकी है, दोबारा ये भूल दोहराएगी नहीं, इसलिए आपका कार्यकाल लंबा हो जाएगा। गुजराल जी अंग्रेजी में कहते हैं वाइज मैन लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस, लेकिन शायद इस सदन में किसी ने किसी से ना सीखने की कसम खाई। हर व्यक्ति जिसने कांग्रेस का सपोर्ट लिया वो इस खुशफहमी में लिया कि मुझसे कांग्रेस समर्थन वापस नहीं लेगी। चौधरी चरण सिंह जी के अनुभव से माननीय चंद्रशेखर जी ने नहीं सीखा, चंद्रशेखर जी के अनुभव से देवे गौड़ा जी ने नहीं सीखा, और देवे गौड़ा जी के हाल के ताजा अनुभव से आपने नहीं सीखा। आपको नहीं पता, अरे कांग्रेस का समर्थन तो बेताल की कथा की तरह होता, पीठ पर बेताल चढ़ता है।
Yes, carry on. अध्यक्ष जी, बेताल की कथा आपने सुनी होगी। पीठ पर उसको बैठाया जाता है, चढ़ जाता है, आधे रास्ते चलकर कहानी सुनाता है, बाद में कठिन सवाल पूछता है और साथ ही धमकी देता है, बोल नहीं तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और जैसे ही राजा बोलता है, बेताल वापस पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कितनी बार ये पीठ पर बैठाए गए, कितनी बार इन्होंने आधा सफर तय किया, कितनी बार उल्टे सीधे सवाल पूछे, लेकिन राजा का मुंह खुलते ही बेताल पेड़ पर जा बैठा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप इस खुशफहमी में क्यों हैं? आपको लगता है इन्हें क्रेडिबिलिटी की परवाह है? अरे जिसे अपनी विश्वसनीयता की परवाह होती है, वो तोल पजोक कर निर्णय लेता है। कांग्रेस के निर्णय तो शुद्ध स्वार्थ से प्रेरित होते हैं। आज बैठे नहीं राजेश पायलट यहाँ, उस दिन बहुत बढ़-बढ़ कर कह रहे थे कि कांग्रेस पर आप सत्ता लोलुपता का इल्जाम लगाते हैं। कांग्रेस सत्ता लोलुप कहाँ है? उसने पंजाब का समझौता किया, उसने असम का समझौता किया, उसने मिजोरम का समझौता किया, और समझौता करके हमने अपनी सरकारें उनको सौंप दी, अन्य राजनीतिक दलों को सौंप दी। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर राजेश जी आज यहाँ होते, कि वो हर बार आधी बात बताकर क्यों रह जाते हैं? ये बात उन्होंने पहली बार नहीं 20 बार पहले दोहराई। जरा ये भी बताएं, कश्मीर का एकॉर्ड तो किया, मगर फारूक अब्दुल्ला की सरकार किसने गिराई? पंजाब का समझौता तो किया, मगर बरनाला की सरकार किसने गिराई? असम का समझौता तो किया, मगर एजीपी की प्रफुल्ल कुमार मेहता की सरकार किसने गिराई? मिजोरम का समझौता तो किया, मगर लाल देगा की सरकार किसने गिराई? आप सत्ता लोलुपता की बात करते हैं। अरे 40 साल जो राज में रहने की आपको आदत पड़ गई है, आप राज के बाहर रह नहीं सकते। अध्यक्ष जी, ये तो इस बार इनका तीर चूक गया, वरना इस बार का भी जो निर्णय किया गया था, वो किसी और कारण से नहीं, ये सोचकर क्या था। दिलों को पूछो क्या गुजरी है, दिलों के ऊपर क्या गुजरी है, दिलों को हकीकत है, ये हकीकत। बैठ जाओ। प्लीज ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर। अध्यक्ष जी, वरना इस बार का निर्णय भी। प्लीज अग्रवाल जी, नो एनफ, नो प्लीज हैव सम पेशेंस, you must listen to other point of view, please. Please. Arey, what is this? अध्यक्ष जी, इस बार का निर्णय भी यही सोचकर किया गया था कि उधर वो गिरे और इधर हम आए। ये तो तीर सही निशाने पर बैठा नहीं, इसीलिए रोज रोज स्टैंड बदला, सुबह और शाम स्टैंड बदला। पहले दिन कहा यूनाइटेड फ्रंट की कम्युनल पॉलिसीज के कारण से हम समर्थन वापस लेते हैं, क्योंकि ये कम्युनलिज्म को देश में कंटेन करने में विफल रहे। दूसरे दिन कहा यूनाइटेड फ्रंट कम्युनल नहीं है, बात अगर ठीक थी तो बदला क्यों? यूनाइटेड फ्रंट कम्युनल नहीं है, देवेगौड़ा कम्युनल है। तीसरे दिन कहा मैं वीपी सिंह की बात से पिघल गया, और चौथे दिन देवेगौड़ा के बारे जो कहा मैं दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि वो शब्द संसदीय भाषा के शब्द नहीं है, शालीनता के शब्द नहीं है। पांचवें दिन कहा हम यूएफ को समर्थन देते रह सकते हैं। छठे दिन कहा पत्र वापस लेंगे, मगर तब जब यूनाइटेड फ्रंट का लीडर बदल दिया जाए। ये तो जब राष्ट्रपति ने साफ साफ शब्दों में मांगा कि अपना स्टैंड बताओ, वरना हाउस डिसॉल्व होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तब लिखकर देना पड़ा। वरना बीच बीच में इस बार भी हुड़क उठती रही कि दाव लग जाए तो उधर बैठ जा, और यही नहीं लगा कि अगर अपनी नहीं बना सकते तो इसी में चले जाएं। ये तो सोमनाथ चटर्जी और चंद्रबाबू नायडू की जिद के कारण बाहर बैठे हैं, लेकिन आज भी अगर इनके बस में हो तो तुरंत छलांग लगा करके ट्रेजरी बेंचेस पर बैठना चाहते हैं। ये धोखाधड़ी की कहानी यूं ही थोड़ी थी। केसरी की लालू से बात हो गई थी, मूपनार जी से बात हो गई थी। ये जिस धोखे के प्रकरण की मैं बात कर रही हूँ, ऐसे ही थोड़ी थी कि सीताराम केसरी नरसिंह राव को धोखा दे रहे थे।
करुणानिधि मूपनार को धोखा दे रहे थे। लालू प्रसाद यादव कैमरे पर आकर कह रहे, डंडा टेक कर कह दो चचा केसरी से, नेता नहीं बदला जाएगा, चुनाव होगा, चलो गांव की ओर। और अंदर खाने अपने ही दल में नेतृत्व परिवर्तन के हस्ताक्षर करवा रहे थे। और एक साहसी मंत्री जिसने हस्ताक्षर करने से इनकार किया, आज उसका चेहरा इस मंत्रिमंडल से नदारद। कह रहे थे चंद्रशेखर जी उस दिन, अंतरराष्ट्रीय साजिश है जिसके कारण हुआ। नहीं चंद्रशेखर जी, अंतरराष्ट्रीय साजिश होती तो रूस के सबसे करीबी विदेश मंत्री को प्रधानमंत्री नहीं बनाते। केवल सत्ता लोलुपता और केसों से बरी होने की विवशता इन लोगों के विड्रॉल ऑफ सपोर्ट का एकमात्र कारण था। लेकिन मैं अब पूछना चाहती हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि 11 अप्रैल को ये यक्ष प्रश्न बार बार पूछा गया, हर विपक्ष के नेता ने पूछा, उधर से भी ये सवाल पूछा गया कि बताओ सपोर्ट विड्रॉ क्यों की गई थी। जवाब नहीं आया। लेकिन आज मेरा प्रश्न है, दोबारा समर्थन क्यों दिया गया है, जरा इसका तो जवाब दे दो। विड्रॉल ऑफ सपोर्ट के समय 4 पन्नों की चार्जशीट दी थी, आज कौन सा गुप्त एमओयू साइन हुआ है, जरा उसकी तो 4 दफाएं बता दो। अध्यक्ष जी अभी बात कर रहे थे गुजराल साहब हमारे नए प्रधानमंत्री स्टेबिलिटी की, ये सरकार स्थिर सरकार होगी। अरे आपकी गाड़ी तो स्टार्ट करने से पहले मूपनार ने फ्रंट व्हील पंक्चर कर दिया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। ये बैठे हैं टीएमसी के नेता पी चिदम्बरम जी, देश के बहुचर्चित वित्त मंत्री, लोकप्रिय वित्त मंत्री, आधुनिक बजट के जन्मदाता, आधुनिक ड्रीम बजट के जनक। मैं पूछना चाहती हूँ चिदम्बरम जी, इट वॉज योर बेबी, यू ऑलवेज सेड इट वॉज माई बेबी, टुडे बेबी इज क्राइंग, व्हाई द फादर इज आउट ऑफ द हाउस? ये कैसी सरकार है? अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे प्रधानमंत्री ये गाड़ी चलेगी, जितना यकीन हो उतना, जितना मुमकिन और कहा मुमकिन से भी ज्यादा चलेगी। कैसे चलेगी ये बेमेल पहियों की गाड़ी, कैसे चलेगी? हाँ मुझे मालूम है जवाब में जो कहा जाएगा, चलेगी नहीं दौड़ेगी, बीजेपी को रोकने के लिए चलेगी, सांप्रदायिकता को कंटेन करने के लिए चलेगी, धर्मनिरपेक्षता को स्ट्रेंथन करने के लिए चलेगी। यही तर्क आएंगे, यही जवाब आएंगे, घिसे पिटे तर्क जो 28 मई 1996 से लेकर के 12 अप्रैल 1997 तक हम सुन रहे हैं। वही धुरी, वही राग, वही भय। भाजपा आ जाएगी, भाजपा आ जाएगी, चुनावों का डर। एक एक व्यक्ति ने 11 अप्रैल को बोला, समर्थकों ने भी और विरोधियों ने भी। ऑर्डर प्लीज। यस अध्यक्ष जी मैं नहीं कह रही हूँ, जरा इन्हें बता दीजिए, आपने वो डिबेट सुनी थी, आप ही बता दीजिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ। उस दिन बोलने वाला एक एक वक्ता चाहे उस तरफ का था चाहे इस तरफ का था, उसने बार बार ये कहा कि तुमने ये काम क्यों किया है, क्या करने से पहले सोचा नहीं कि इसका फायदा केवल भाजपा का होगा और अगली बार भाजपा आ जाएगी। ये मैंने नहीं कहा, ये डर आपने दिखाया, ये डर आपने दिखाया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, अध्यक्ष जी, No translation, please. Please check it. Just a second. Is it okay? Translation नहीं आ रहा है। All right? अध्यक्ष जी मैं पूछना चाहती हूँ इनसे कि क्या ये भाजपा को रोक पाएंगे या ये भाजपा को रोक पाए हैं? रुक गई। अरे जरा सच्चाई का सामना करके देखो, रुक गई। 28 मई को अध्यक्ष जी इस सदन से एक राजनीति का सूत्रपात हुआ था।
एक सिंगल सूत्र दिया गया था, भाजपा को रोको, भाजपा को उखाड़ो। 28 मई के बाद जब जब शक्ति परीक्षण के लिए जनता के मैदान में उतरे हैं, जितनी जोर से इन्होंने कहा भाजपा को रोको, उससे ज्यादा जोर से जनता ने कहा भाजपा को सत्ता सौंपो। अरे एक एक करके देखते जाओ, एक एक करके। 3 चुनाव हुए पहले लोकसभा के अध्यक्ष जी। हाँ बताती हूँ, गांधीनगर, भुवनेश्वर, नांदयाल, 3 अलग अलग पार्टियों ने वो सीटें खाली की। गांधीनगर, हाँ बताती हूँ, राधनपुर की सीट कभी भाजपा के पास नहीं थी। मैं तो वो बताती हूँ जो तुम्हारे पास थी। जरा पेशेंस रखो, जरा धीरज से सुन लो। मैं तथ्य बता रही हूँ, तथ्य बता रही हूँ। अध्यक्ष जी, why don't you have the patience to listen to the speech? Come on. अध्यक्ष जी, No, you can reply. प्लीज जोशी जी, क्यों इतना चिल्ला रहा है आप? प्लीज। अध्यक्ष जी, गांधीनगर की सीट आदरणीय वाजपेयी जी ने खाली की, भुवनेश्वर की सीट स्वर्गीय बीजू पटनायक ने खाली की, और नांदयाल की सीट यहाँ बैठे हैं कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिंह राव जी ने खाली की। हमने तो गांधीनगर की सीट केवल बरकरार ही नहीं की, हमने तो भुवनेश्वर की सीट भी उनसे छीन ली। लेकिन जनता दल ने भुवनेश्वर की सीट खोई, कांग्रेस ने नांदयाल की सीट खोई। उसके बाद आए उपचुनाव, नागौर, छिंदवाड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ, कांग्रेस के सबसे बड़े गढ़ और किले थे वो। सन 77 में भी केवल ये 2 सीटें थी पूरे उत्तर भारत में जो कांग्रेस नहीं हारी थी। क्या कारण है? आज नागौर भी आपके हाथ से भाजपा ने छीनी, और छिंदवाड़ा में तो भाजपा का ध्वज फहराते हुए सुंदरलाल पटवा अगली बेंच पर बैठे हैं, लोकसभा में पहुंच गए। अध्यक्ष जी, पंजाब विधानसभा के उपचुनाव आए। सोमनाथ जी, कॉमरेड सुरजीत पूरे देश की राजनीति के चाणक्य बनते हैं। जरा पूछिए उनके होम स्टेट में क्या हुआ। कांग्रेस और कम्युनिस्टों को धराशायी करते हुए 117 में से 93 सीटें अकाली दल भाजपा गठबंधन ने जीत ली। नगर निगमों के चुनाव हुए, चंडीगढ़ नगर निगम हो, दिल्ली नगर निगम हो, मुंबई नगर निगम हो, छोटा सा दिल्ली का छावनी बोर्ड हो, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता चला गया। भाजपा को आप कोसने से रोक नहीं पाओगे। समय भाजपा को कोसने का नहीं है, अपने अपने दिल में झांककर अपने लिए आत्मचिंतन करने का है। आज समय है जब कांग्रेस जन सोचें कि क्या कारण है देश की स्वतंत्रता संग्राम की अगुवाई करने वाली कांग्रेस इस देश में सियासी जमात के रूप में नहीं बल्कि कौमी तहरीक के रूप में जानी जाने वाली कांग्रेस आज चंद सूबों तक सिमट कर क्यों रह गई? गिरेवा में झांकिए और जवाब दीजिए। आपके लिए आत्मचिंतन का विषय है ये कि सूबों की सोचिए जरा, जवाब मिलेगा आपको, जवाब मिलेगा आपको कि राज्यों की नेचुरल लीडरशिप को डिमोलिश करके अपनी पार्टी को सत्ता में बैठाने की श्रीमती गांधी की शैली ने कांग्रेस को डुबोया है। जवाब मिलेगा आपको, राजीव गांधी के दुस्साहसी एडवेंचरिज्म ने कांग्रेस को डुबोया है। जवाब मिलेगा आपको, नरसिंह राव जी के राज में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और पॉलिटिकल परसिक्यूशन की शैली ने कांग्रेस को डुबोया है। जवाब मिलेगा आपको, कांग्रेस सीताराम केसरी के अविवेकपूर्ण फैसलों ने कांग्रेस को डुबोया। उस दिन कह रहे थे, यहाँ कह रहे थे देवे गौड़ा लंदन टाइम्स दिखा करके कि ओल्ड मैन इन अ हरी। नो, केसरी वॉज नॉट इन अ हरी, केसरी वॉज इन अ वरी। केसों से बरी होने की वरी के कारण से ये सपोर्ट विड्रॉ की गई। आज
Can't she have a little progress? You can reply. You can reply. People who are not. She is not yielding. That much propriety she is not yielding. You can reply. She can give advice to the work party, not the Congress party. I'd like to know from your end. If any person is not उस दिन रोज नाम किया गया 11 अप्रैल को 50 बार नाम किया गया। हाँ, जिस लेटर में नाम है वो आपका नहीं होगा। 50 बार नाम किया जा रहा है तो आपने दिया। What is the propriety she is teaching to us? कोई नहीं बोलता। अध्यक्ष जी, एतराज करते हैं कि कैसे नहीं है। मुश्किल से 3 मिनट। होने वाला का नाम नहीं लेगा। Within 3 minutes I conclude, sir. सर, आपका संकेत हो गया, मैं 3 मिनट में समाप्त करूंगी। मैं बिल्कुल अंत पर जा रही हूँ कि आज आत्मचिंतन का समय है यूनाइटेड फ्रंट वालों के लिए कि जिस सोशल जस्टिस का नारा लेकर के आए थे, आज क्यों उसके बावजूद जनाधार खिसक रहा है। आज आत्मचिंतन का समय है कि देवे गौड़ा की सरकार का पतन क्यों हुआ। मैं चाहूंगी देवे गौड़ा जी अगर कहीं मेरी बात आज सुन रहे हो, इस सदन के तो सदस्य नहीं है, बैठ नहीं सकते, शायद दूरदर्शन पर ये बात सुन रहे हो, जरा अपनी भी आत्मा टटोलें और देखें कि आखिर इस सरकार का पतन क्यों हुआ। ये जो मुक्के मार मार कर सदन पे कहना आई विल शो यू व्हाट देवे गौड़ा इज, ये एरोगेंट शैली इस पतन के लिए जिम्मेदार है। जरा सोचें वो एक बार क्या स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी। हेगड़े को हड़काओ, मेनका को धमकाओ, लालू को लतियाओ, केसरी को कसो और केवल नरसिंह राव से बतियाओ। ये जो शैली थी, ये शैली आज इस सरकार के जाने का कारण बनी। जरा सोचें आत्मचिंतन करके ये दिन क्यों देखना पड़ा। ये बैठे हैं मेरे वामपंथी साथी हैं, आज आपके लिए भी आत्मचिंतन का समय। सोचिए जरा सोमनाथ दा, जो विचारधारा कम्युनिस्ट की विचारधारा पूरे विश्व से उखड़ती जा रही है, आप उसे भारत में लादने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हैं। आपको मालूम है, अरे जो रेड फ्लैग रेड स्क्वायर से उतारा जा चुका अध्यक्ष जी, उसे भारत के रेड फोर्ट पर फैलाने का अगर ये स्वप्न देख रहे हैं तो वो स्वप्न कैसे साकार होगा। वो विचारधारा का समय जा चुका है। लेकिन हमारे वामपंथी साथियों की तकलीफ एक है, वो गलती स्वीकार तो करते हैं मगर समय निकल जाने के बाद। 1940 की गलती 1947 में स्वीकारी। इमरजेंसी में कांग्रेस को समर्थन देने की सीपीआई ने गलती इमरजेंसी हटने के बाद स्वीकारी। नेताजी सुभाष बोस को पता नहीं क्या क्या कहा, अब उनकी स्वर्ण जयंती पर जाकर के उनको माला पहनाते हुए वो गलती स्वीकारी। ये गलती भी आप स्वीकारेंगे सोमनाथ दा कि कांग्रेस के समर्थन से बनी हुई सरकार को प्राणदान देने का जो काम आपने किया है ये आपकी भूल थी, ये आप स्वीकारेंगे। मगर तब जब समय निकल चुका होगा तब पॉलिट ब्यूरो की एक मीटिंग होगी और उसमें प्रस्ताव पास होगा, कॉमरेड मिस्टेक हो गया, गलती हो गया कॉमरेड, मगर तब समय जा चुका होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह कम्युनिस्ट विचारधारा का समय चुक गया है, ये आइडिया समाप्त हो गया है। आज राष्ट्रवादी विचारधारा का समय भारत में शुरू हुआ। इसके बाद इस देश में जो भी नीति चलेगी, वो आर्थिक नीति हो या विदेश नीति हो या राष्ट्रीय नीति हो, वो केवल राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होगा। अध्यक्ष जी, इस देश में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन भी होगा तो पेट्रियोटिक फ्लेवर लेकर होगा, उसके बिना नहीं हो सकेगा। अब विकृत धर्मनिरपेक्षता पर आधारित नीतियों का समय खत्म हुआ। मुझे हैरानी होती है और दुख भी कि श्रीनगर में बैठे हुए यूनाइटेड फ्रंट के घटक दल के लोग सेना को बैरकों में वापस भेज देने की वकालत तो करते हैं, लेकिन निर्दोष काश्मीरी पंडितों की जब हत्या होती है तो उनकी मौत पर उनकी आंख नम नहीं होती। मुझे दुख होता है कि बांग्लादेश में होने वाली घुसपैठ की जस्टिफिकेशन इस सरकार के रक्षा मंत्री ह्यूमैनिटी के नाम पर देते हैं, लेकिन अपने ही देश के बोलांगीर और काला हांडी की भूख इन्हें दिखाई नहीं देती। इसलिए कहना चाहती हूँ
अब इस देश का राज राष्ट्रवादी शक्तियों के माध्यम से चलेगा। अध्यक्ष जी, इस सदन में चूंकि संख्या आ चुकी है, इसलिए तिकड़म भिड़ाकर यहाँ संख्या बल के आधार पर आप इस सदन में तो हमें विपक्ष में बैठाए रख सकते हैं, लेकिन मैं एक भविष्यवाणी करना चाहती हूँ। अगला शक्ति परीक्षण जब भी होगा, हाँ, यही क्या? ऑर्डर प्लीज। सुनने की हिम्मत रखो। अगला शक्ति परीक्षण जनता के मैदान में जब भी होगा, ये गैर भाजपावादी शक्तियां राजनीति के हाशिए पर उतार दी जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी वाले हम भारतीय जनता पार्टी वाले देश के राजनीतिक पटल पर अब पन्ना दर पन्ना लिखते जाएंगे, बिना किसी पूर्ण विराम के, बिना किसी अर्ध विराम के। यही चेतावनी देती हुई मैं इस विश्वास मत का विरोध करती हूँ। अध्यक्ष महोदय,